हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा आज की मैराथन क्लास के बारे में। आज की मैराथन क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे और हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवाना, क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम रहेंगे जैसे फीमेल सुपरवाइज़र का है, लैब अटेंडेंट का है, स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम रहेगा या फिर MPHW का एग्ज़ाम है, उसके लिए आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और आपका और हमारा दोनों का क्या टारगेट रहता है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपके मार्क्स दिलवाना। और ये जो वीडियो है ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की क्लास में हम हरियाणा के नामकरण की बात करते हैं, यानी कि हम स्टार्टिंग से हरियाणा जीके करेंगे। प्राचीन काल में या किस काल में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है उसके बारे में आज हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की। वेदों में हरियाणा को क्या नाम दिया गया? क्योंकि बच्चों, हरियाणा जो है एक नया स्टेट नहीं है। हरियाणा का अस्तित्व बहुत पुराना है। हरियाणा का अस्तित्व वेदों के काल से है। ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र हुआ है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? रज हरियाणा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति बच्चों जो लॉ की पहली बुक है, भारत की पहली लॉ बुक, जिसे क्या बोला जाता है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी हरियाणा का वर्णन है। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मावर्त भी बोला गया है या फिर ब्रह्मवेदी भी बोला गया है। हरियाणा को क्यों बोला गया है? हरियाणा की सांस्कृतिक महानता के कारण हरियाणा को मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त या फिर ब्रह्मवेदी बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल में हरियाणा को क्या बोला गया है? बहुधान्यक प्रदेश बोला गया है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों के हरियाणा के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो हरियाणा के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 18 दिनों तक, और जिसके प्रमाण आज भी कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। तो हरियाणा को महाभारत काल में बहुधान्यक प्रदेश बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि महाभारत काल में पुरु वंश के राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र से हल चलाकर यहाँ से खेती की शुरुआत की थी, इसलिए इस प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश बोला गया है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कुरुक्षेत्र के दक्षिण की अगर हम बात करते हैं, जो दिल्ली साइड का एरिया है, उसे महाभारत काल में क्या बोला जाता है? कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, तो उसे बोला गया है खांडव प्रस्थ। उसके बाद जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जिसमें रोहतक और हिसार का एरिया पड़ता है, जो कुरुक्षेत्र साथ में लगता है, उसे क्या बोला जाता था? कुरु जांगल बोला जाता था उसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बच्चों किसके द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन भी HSC में कई बार आता है। हर्षचरित्र पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित ये पुस्तक है। इसमें जो है थानेसर का जो एरिया पड़ता था उसे क्या बोला गया? उसे श्रीकंठ जनपद बोला जाता था हर्ष के टाइम में, या फिर 6ठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता था? श्रीकंठ जनपद बोला जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला नाम दिया गया है। उसके बाद आती है महापुराण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। महापुराण एक बुक है, किसके द्वारा रचित है? ये जैन कवि पुष्पदंत, क्योंकि कई बार इसके राइटर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। महापुराण किसके द्वारा रचित है? जैन कवि पुष्पदंत द्वारा रचित ये पुस्तक है, और इसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? हरियाणा इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके दरबारी कवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित पुस्तक पृथ्वीराज रासो। इसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? इसमें हरियाणा को नाम दिया गया है हरियाला। और एक बात आपने यहाँ से और याद रखनी है, हरियाणा का पहला हिंदी महाकाव्य, हरियाणा का पहला हिंदी महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में हरियाणा को हरियाल नाम दिया गया है। हरियाल नाम इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि हरियाणा जो है एक हरा भरा क्षेत्र था, इसकी हरियाली के कारण इसको क्या नाम दिया गया? इसे हरियाल नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में हरियाणा का सही नाम उच्चारित होने लगा था। हरियाणा को क्या बोला जाने लगा? हरियाणा
बोला जाने लगा। बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति या फिर हरियाणा के विस्तार की बात करेंगे। बच्चों जैसे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में फैला है और किन देशांतर रेखाओं के बीच में फैला है। अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे हम अगर ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब पर जो इस तरह से खींची गई हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो इस तरह से खींची गई हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो अगर हरियाणा के अक्षांशों की बात करते हैं, हरियाणा किन अक्षांशों में फैला है? 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 तक उत्तरी अक्षांशों के बीच में हरियाणा की स्थिति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर में हरियाणा फैला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हरियाणा की जलवायु की। हरियाणा की जलवायु के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। आपके पास दो तरह से आंसर आ सकता है, या तो आपके पास आएगा आर्द्र उपोष्ण या फिर आएगा भूमध्य रेखीय। दोनों का मीनिंग सेम है, आर्द्र उपोष्ण या फिर भूमध्य रेखीय। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़े। जैसे हरियाणा समुद्र से दूर है, इसलिए हरियाणा में गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया की। हरियाणा का एरिया कितना है? सभी जानते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का एरिया है, और ये भारत के एरिया का कितना है? 1.34%। ये आपने अच्छे से याद रखना है, कितना है भारत के एरिया का? 1.34%। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं कि हरियाणा का पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है हरियाणा का, अगर हम एरिया की बात करते हैं। मैंने हरियाणा का मैप बनाने का एक ट्राई किया है, क्योंकि बच्चों जो ज्योग्राफी की जाती है वो मैप से ही की जाती, विदाउट मैप ज्योग्राफी क्लियर नहीं हो पाती। तो हरियाणा के मैप से हम देखते हैं हरियाणा के साथ कितने स्टेट लगते हैं हरियाणा की बाउंड्री के साथ, और कितने यूटी लगते हैं। जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, बिल्कुल ये नॉर्थ दिशा पड़ती है और नीचे साउथ पड़ती है, इधर ईस्ट पड़ती है और ये वेस्ट पड़ती है। अगर हम बिल्कुल नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ यानी कि उत्तर की बात करते हैं, जैसे बिल्कुल हरियाणा के टॉप में यानी कि नॉर्थ में कौन सा जिला पड़ता है हरियाणा का? पंचकुला पड़ता है। तो हरियाणा की उत्तरी सीमा को कौन सा स्टेट टच करता है? किस स्टेट के साथ हरियाणा की उत्तरी सीमा लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूके। यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड भी हरियाणा को उत्तर पूर्व से टच करता है। अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा को उत्तर से कौन सा स्टेट टच करता है, तो हिमाचल प्रदेश है। और अगर उत्तर पूर्व की बात करते हैं, हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है? यूके यानी कि उत्तराखंड। बच्चों उत्तराखंड के साथ हरियाणा की बहुत छोटी सीमा लगती है, कितनी? सिर्फ 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर सीमा लगती है हरियाणा की, किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बिल्कुल पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, उसकी सीमा एक दूसरे को कितने किलोमीटर तक टच करती है? 11 किलोमीटर तक टच करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्व की। पूर्व में हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है? यूपी। और यूपी के साथ साथ पूर्व में ये यमुना नदी बहती है हरियाणा के साथ साथ। अगर क्वेश्चन आता है यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा में बहती है, तो पूर्वी सीमा में। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा कौन बनाता है? तो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा यमुना नदी बनाती है। ये यमुना नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा को टच करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये उत्तर पड़ता है और ये इधर जो डायरेक्शन पड़ती है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम में हरियाणा को पंजाब टच करता है और राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की जॉइंट राजधानी चंडीगढ़, वो किस डायरेक्शन से हरियाणा को टच करते हैं? उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम की। दक्षिण पश्चिम में हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है? राजस्थान। दक्षिण पश्चिम से हरियाणा को राजस्थान टच करता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ सबसे लंबी लगती है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है
किस स्टेट की सीमा हरियाणा के साथ सबसे लंबी लगती है, तो राजस्थान की लगती है। और अगर पूछा जाए कितनी लगती है, तो 1262 किलोमीटर। सबसे छोटी लगती है उत्तराखंड के साथ और सबसे बड़ी सीमा लगती है राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा के पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है। ये जो 2-3 क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही कम बुक्स में आपको मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आए हरियाणा की पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है, तो 350.61 किलोमीटर हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है, 363.31 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रो है। सभी जानते हैं क्रो जो है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है, मोरनी हिल्स पंचकुला में है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1514 मीटर है। ये सभी जानते हैं, लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन आता है हरियाणा की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है। सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, महेंद्रगढ़ में पड़ती है और इसकी हाइट कितनी है, 740 मीटर है। यहाँ से बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो महाभारत से रिलेटेड है। ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है धुसरा गांव। ये पड़ता है ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में। यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था, कहाँ पर, धुसरा गांव में, और पड़ता है महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जैसे स्टेट तो 5 हरियाणा के साथ टच करते हैं जो मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है। उसके बाद 2 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हरियाणा के साथ टच करते हैं। दोनों ही राजधानी है, एक हरियाणा और पंजाब की है, दूसरी भारत की राजधानी है। एक तो चंडीगढ़ है और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है चंडीगढ़ से हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो चंडीगढ़ से हरियाणा का सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट टच होता है, कौन सा है, पंचकुला। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी, दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। या फिर क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को हरियाणा कितने साइड से कवर करता है या कितने साइड से टच करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दिल्ली है। अब यहाँ पर जो मैप पे नॉर्थ यानी कि नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत है। इधर पड़ता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम से दिल्ली को झज्जर टच करता है और नीचे चला जाता है साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद। यानी कि दिल्ली को हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। उत्तर में सोनीपत है, पश्चिम में झज्जर है, दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हरियाणा के दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हरियाणा के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु को टच करता है। नेक्स्ट है हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी बिंदु को कौन सा राज्य टच करता है, तो उत्तरी बिंदु को कौन सा राज्य टच करता है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा का पूर्वी जिला, हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा है, यमुनानगर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधानसभा सीट की। हरियाणा की बिल्कुल पूर्वी विधानसभा सीट कौन सी है, जगाधरी है। ये पूर्वी विधानसभा सीट है, कौन सी, जगाधरी। और अगर पूछा जाए हरियाणा का बिल्कुल पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो ताजेवाल। नेक्स्ट है हरियाणा का बिल्कुल पश्चिमी जिला, हरियाणा का पश्चिमी जिला सिरसा पड़ता है, क्योंकि सिरसा जो है हरियाणा के बिल्कुल पश्चिम में है और सिरसा का एरिया हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है पश्चिमी जो है विधानसभा सीट कौन सी है, डबवाली है। हरियाणा की पश्चिमी विधानसभा सीट डबवाली है। और अगर पूछा जाए हरियाणा का बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो चौटाला गांव है। नेक्स्ट है हरियाणा का उत्तरी जिला, हरियाणा का बिल्कुल उत्तरी जिला पंचकुला है। और अगर विधानसभा सीट की हम बात करते हैं, हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है, कालका है। और बिल्कुल उत्तरी पॉइंट कौन सा है, शाहपुर गांव है। इनमें डिफरेंस याद रखना बच्चों, एक विधानसभा सीट है और एक पॉइंट है। नेक्स्ट है हरियाणा का बिल्कुल दक्षिणी जिला, हरियाणा का बिल्कुल दक्षिणी जिला कौन सा है, नूंह है, जिसे मेवात भी कहा जाता था। अब इसको नूंह बोलते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये जिला बना था तो इसका नाम सत्यमेवपुर भी था, लेकिन एट प्रेजेंट इसे क्या बोलते हैं, नूंह बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हरियाणा की बिल्कुल दक्षिणी विधानसभा सीट कौन सी है, फिरोजपुर झिरका है। और अगर बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट की हम बात करें कौन सा है,
दोहा है। ये आपके पास सर्ड्स यानी कि करनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पे बच्चों 4 तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। पहला तो क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इन सभी में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, या फिर आरोही क्रम में इनको अरेंज करना है या फिर अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। ओके, तो आपने एक बात का ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको यूं देखकर हम नहीं बता सकते कौन से में ग्रेटर है कौन से में स्मॉलर है। ओके, तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने का मेथड देखिएगा क्या है। आपने क्या ध्यान रखना बच्चों, जैसे यहाँ पे 3, 4, 6 और 12 दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 की वैल्यू जो आएगी, 4 की पावर जो है वो 3 आएगी। करने के अंदर बच्चों आपने इस तरह से लिखना है, जब कभी भी आपके पास इस तरह से आइए तो आपने 1/, में लेके जाना है उसको। ओके, पहले आप समझ लें जरा इसको किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। 15 की पावर कितनी होगी बच्चों, यहाँ से 1/6। और 245 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 1/12। पहला काम तो बच्चों देखिएगा ये है, स्टेप को समझ लें, फिर उसके बाद हम स्टेप को स्किप करते चले जाएंगे। अब देखिएगा बच्चों आपने क्या करना, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, आप इनका एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम लेना आपको आता होगा। 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 12 आ जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना, इन सभी के पावर में इस तरह से 12 कर देना है। ध्यान से समझ लें जरा, जो भी एलसीएम आता है करने के अंदर उसको आप इस तरह से कर देंगे। और जब आप इसको यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 होगी। और 6 की पावर 3, इसी तरह से 15 की पावर 2 और 245 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। अब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो ये आता है 256, यहाँ से कितना आ जाएगा 216, और ये कितना हो जाएगा 225 और 245। ओके, अब हम चलते हैं जो 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे। ओके, पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब आपने इनमें से बच्चों ये देखना है सबसे छोटा कौन सा है इनमें, और सबसे छोटा आपको नजर आ रहा होगा 216। ओके, तो ये किससे आया हुआ है, यहाँ से। तो इसका मतलब जो फर्स्ट का आंसर आएगा बच्चों आपके पास वो आएगा ये। ओके, क्लियर पॉइंट। तो ये अब स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से अब देखिएगा ग्रेटेस्ट नंबर की बात अगर बच्चों हम करते हैं बी में, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों, इसमें देखिएगा 256 ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, आरोही क्रम में लगाओगे, आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटा देखिएगा, सबसे छोटा कौन सा इसमें बच्चों, ये है। क्लियर है, तो इसका मतलब जो आपका सी ऑप्शन आएगा उसमें क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये। ओके, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों, देखिएगा ये 225 है, यानी कि आपके पास इस तरह से आएगा 15 और 6। उसके बाद देखिएगा बच्चों कौन सा है इसमें 245, यानी कि आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 12 और 245 इस तरह से। क्लियर है, और लास्ट में एक ही नंबर आपके पास बचा है बच्चों, देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में 256 है, तो आपका ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्यूब रूट। क्लियर पॉइंट, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आ जाएगा। अब देखिएगा जो डी है जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उसमें क्या होता है बच्चों, ये रिवर्स हो जाएगा बस। उसमें सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आई होप कर लोगे आप इसको। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको इस तरीके से डील करेंगे। ओके, देखो जो एक और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ओके, देख के क्वेश्चन को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ओके, और मैं आपको वो कंसेप्ट कराऊंगा जिससे आप देखते ही इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, पहले हम देखते हैं बच्चों इन नंबर्स पे, जब कभी एग्जामिनर कोई ऐसा नंबर देते हैं आपको इस तरह से, तो उसमें कुछ ना कोई कंसेप्ट जरूर लगता है। ओके, तो आप एक कंसेप्ट को याद कीजिएगा, a² माइनस में b², ये होता है बच्चों एक बार प्लस करना है आपने और एक बार माइनस करना है, यानी कि a + b और a - में b। ओके, अब हम इन नंबर्स को देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। इस नंबर में और इसमें 4 का डिफरेंस है, इसी तरह से इसमें और इसमें 4 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आपने बच्चों क्या करना है, 16 लिखेंगे आप, यहाँ पे ध्यान से समझ लें जरा। इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9752 और माइनस में 4। पहले आप इसको देख लें, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। और इसको हम +4 लिख सकते हैं। पहले तो देखिएगा जरा, इसमें से माइनस करके यही नंबर आता है हमारे पास, और इसमें 4 प्लस के यही नंबर आता है हमारे पास, तो बाय में आपके पास यही आएगा 9752। क्लियर बच्चों, ध्यान से देख लो जरा इसको। अब यहाँ देखिए a - b और a + b, यानी कि ये कंसेप्ट हो गया आपका आपके पास।
तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बी को। क्लियर है, ध्यान से समझ लो जरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस में 9752 स्क्वायर और माइनस में 4 स्क्वायर। ध्यान से देख लो इसको जरा, ए स्क्वायर आ गया बच्चों हमारे पास, माइनस में बी स्क्वायर हो गया। बाकी हमने कोई इसमें चेंज नहीं करना है, उसको हम एज इट इज रखेंगे। 4 स्क्वायर का मतलब कितना होता है बच्चों, 16। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिएगा ऊपर हमारे पास 2 है 9752 और स्क्वायर है, नीचे हमारे पास सिंपल यही है, तो ये भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ये। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से कंसेप्ट को देखेंगे और आंसर आप सीधा लगा सकते हैं इसमें। ओके, देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 15,625 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1951 रुपये हो। ओके, इस कंसेप्ट में बच्चों हमने एक अलग से क्लास और दी हुई है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम करा रहे हैं और अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ से पूरी क्लासेस देखिएगा, आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं तो थोड़ा फास्ट भी करना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिएगा मूलधन लिखेंगे आप प्रिंसिपल, यानी कि जो आपको दिया गया है 15625। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे आपने लिखना बच्चों मिश्र धन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। और मिश्र धन क्या होता है बच्चों, मूलधन में जब आप ब्याज को प्लस करते हैं तो मिश्र धन आपके पास आता है, यहाँ से बच्चों आएगा 175 और 76। क्लियर है, अगर यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है तो आप उसको कैंसिल आउट करेंगे, और नहीं होती तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे 3 साल दिया गया है तो आपने क्या करना बच्चों, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि इसका घन मूल निकालना है। ओके, तो इसका जो आएगा बच्चों ये याद भी रखने हैं आपने, 25 आएगा, और यहाँ पे बच्चों जो इसका आता है वो 26 आता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होता है, 1 या 2 इस तरह से होगा, तो आप एक अंदाज़ा लगा के भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से 25 है और 26 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों देखिएगा 1 है, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देख लो, 1/, में 25 और इनटू में बच्चों आ जाएगा 100। ओके, तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों ये आएगा 4%। देखिएगा कितना इजी हो जाता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पे पकड़ बनानी है। ओके, नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की चाल और गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। दो ही तरह से एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, या तो गाड़ी की चाल पूछेगा आपसे या फिर गाड़ी की लंबाई पूछेगा। इसको बच्चों हम एक डायग्राम से करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये। यहाँ देखिएगा ये बच्चों हम L मीटर जो है वो गाड़ी की लंबाई मानते हैं। ओके, और ये 210 मीटर जो है बच्चों वो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। ध्यान से समझ ले जरा, इस पिक्चर को आपने क्लियर कर लिया ना माइंड में, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिएगा ये गाड़ी की लंबाई है, और जब ये एक खड़े हुए पर्सन को पार करती है तो हम गाड़ी की लंबाई को ही मेंशन करते हैं इसमें। तो यहाँ देखिएगा दोनों केसेस में गाड़ी की लंबाई तो सेम रहेगी। यहाँ पे बच्चों जब ये इसको क्रॉस करती है तो ये 16 सेकंड का टाइम लेती है पुल को, प्लेटफॉर्म को पार करने में, और जब ये गाड़ी इस पर्सन को पार करती है तो 6 सेकंड का टाइम लेती है। ध्यान से समझ लें जरा, इस ग्राफ से ही आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, देखिएगा यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर इसको पार करने में लेती है मैन को, और यहाँ से जब इस प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो 16 सेकंड लेती है। बच्चों अब ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये जो डिस्टेंस है, ये प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है, अगर आप इसमें टाइम का डिफरेंस देखें तो इसका मतलब क्या है, इसने 10 सेकंड में पार की होगी। ध्यान से देख लें ज़रा, अगर ये 16 सेकंड में पार कर रही है और उस पर्सन को ये 6 सेकंड में पार करती है, तो जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म को ये 10 सेकंड में पार करेगी। ओके, तो जो स्पीड होती है बच्चों वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितनी है बच्चों देखिएगा 210, और यहाँ से टाइम कितना लिया इसको पार करने में 10, तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा यहाँ से आ गया 21 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझ लें जरा इसको। तो डिस्टेंस को बच्चों हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी। क्लियर है, अब गाड़ी की लंबाई पूछी गई, चाहे आप ये केस लें चाहे आप ये केस लें, तो गाड़ी की लंबाई हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लंबाई का मतलब बच्चों जो डिस्टेंस होगी इसने गाड़ी ने ट्रैवल करी है 6 सेकंड में, वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या, जो इसकी चाल कितनी आई है बच्चों देखिएगा 21 मीटर पर सेकंड आई हुई है, और इस पर्सन को ये 6 सेकंड में पार करती है, तो इनटू में आप 6 कर दीजिएगा, तो 126 मीटर जो है वो गाड़ी की लंबाई आ गई। ओके, ऑप्शन पे चलते हैं। अब देखिए 21 मीटर पर सेकंड 2 में था बच्चों,
इसलिए हमने यहाँ पे लंबाई निकाली यहाँ से। अगर एक में होता तो हमारा आंसर वहीं से हो जाता, तो इसका मतलब ऑप्शन सी है। क्लियर है, बहुत ईजी है, सिर्फ इस डायग्राम से आप समझ के इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट से बाकी आप देख सकते हैं, वहाँ से इस कंसेप्ट को और अच्छे से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? ओके, तो आपने क्या करना बच्चों, जब कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना बच्चों, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम बहुत ईजी है बच्चों, 120 आ जाता है, इतना तो आपको आता ही होगा, 120 आ जाता है। अब ये 120 सेकेंड्स आए, ओके, तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, देखिएगा 2 मिनट्स हो गए। अब आपसे क्या पूछा गया, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी? यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 30 को जैसे हमें देखिएगा यहाँ पे 2 मिनट में अगर वो एक बार बज रही हैं तो 30 को सीधा 2 से डिवाइड करके 15 आंसर निकाल देते हैं। ये गलत होता है बच्चों। ओके, ध्यान से समझ ले जरा, जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टाइम को डिवाइड कर देंगे, जितने वो एक बार जितने मिनट में बजेंगे उससे डिवाइड करेंगे और +1 करना ना भूलें इसके अंदर। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर 15 नहीं, क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आंसर 16 आएगा। अब ये 1 क्यों प्लस किया बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, जब ये स्टार्टिंग में एक बार बजती है ना स्टार्टिंग में, तो वो भी आपको प्लस करना है इसके अंदर, इसलिए 1 आपको प्लस करना है इसमें। तो कभी भी जल्दबाजी में इसका आंसर ये ना निकालिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, विमाएँ 5 मीटर, 3 मीटर और 20 मीटर की एक दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी कि ये दीवार है बच्चों और इसमें इस साइज़ की ईंट हमने लगानी है, तो हमें ईंटों की संख्या फाइंड आउट करनी है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि जो इनकी यूनिट है, जैसे इसमें मीटर, मीटर तीनों जगह पे मीटर दिया गया है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। ओके, और 1 मीटर जो होता है बच्चों वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों, तो यूनिट कन्वर्जन का आपने खास ध्यान रखना है इसमें। तो हमें संख्या निकालनी है। यहाँ पे बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी संख्या निकालनी हो तो टोटल जितना भी होगा उसको डिवाइडेड बाय 1 का कर देंगे। यानी कि यहाँ देखिएगा, जितने से दीवार का आयतन बनेगा, हम एक ईंट के आयतन से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना बच्चों, देखिएगा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। क्लियर है, तो सबसे पहले तो हम इस मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या करेंगे इसको बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 300, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2000। नीचे क्या है देखिएगा 25। ओके, अब यहाँ देखिए 12.5 है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 10 चला जाएगा 1। इसी तरह से 7.5 है, तो यहाँ से हम इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे। उसके बाद बच्चों हमने इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, कैंसिल आउट करते समय आप ध्यान रखिएगा, जितने टेबल्स की नॉलेज आपको अच्छी होगी उतना ईजी होता चला जाएगा आपके लिए। ओके, यहाँ से देखिएगा ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे जब बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास, देखिएगा बच्चों यहाँ से 128 आ जाएगा और जीरोज कितनी बनेगी बच्चों, इसमें देखिएगा 3 हो जाएंगी। क्लियर है, यानी कि 1,28,000 ईंटों की हमें जरूरत पड़ेगी, जो ऑप्शन सी होगा। क्लियर है बच्चों। आज रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। क्या है ये क्वेश्चन, देखो आपके सामने ये फिगर ड्रॉ की हुई है। ये फिगर क्या है, 4 तरीके की शेप से मिलकर बनी है। देखो ये वाला जो ब्लैक कलर से बना रखी है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है इसमें, और ये शो किसको करता है, ये शो करता है फीमेल को, यानी महिला को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लू कलर का ये है, इसको बोलता है ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको शो कर रहा है, अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है रेड कलर से बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्किल, और ये शो कर रहा है ग्रामीण को। ठीक है, और ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हम वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये शो कर रहा है शिक्षक को। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये चारों चीजें हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी, इसलिए आप ध्यान से देखें कि ट्रायंगल जो है अशिक्षित को, और जो आयत है हमारा रेक्टेंगल है वो महिला को कर रहा है, ये ग्रामीण को, और ये जो है हमारा स्क्वायर ये शिक्षक को कर रहा है। अब इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं देखो 14 पॉइंट है, यानी कि 14 जो है सिर्फ हमारा इस रेक्टेंगल में आता है। रेक्टेंगल में आया तो सिर्फ ये महिला को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो 5
आना है, त्रिभुज में आना है, तो ये सिर्फ शो करेगा अशिक्षित को। ऐसे ही 9 जो है ये भी किसी की कॉम्बिनेशन भी नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगल में है, तो ये भी महिला को करेगा, और 8 भी सिर्फ महिला को ही डिनोट करेगा। ठीक है, अब 11 की बात करते हैं। 11 देखो हमारे इस ट्रायंगल में भी है और हमारे इसमें है रेक्टेंगल में भी है, तो 11 दोनों के कॉम्बिनेशन में आ गए, यानी कि क्या हो गया, अशिक्षित और महिला, महिला और अशिक्षित के कॉम्बिनेशन को 11 डिनोट कर रहा है। उसके बाद 4 को देखो, 4 जो है सर्किल वाले में भी है, ट्रायंगल में भी है और आपके रेक्टेंगल में भी है। ठीक है, ये तीनों को डिनोट करेगा, यानी अशिक्षित को, महिला को और ग्रामीण को, वो तीनों को डिनोट करेगा। उसके बाद आता है आपका 6 देखो आपका स्क्वायर में भी जाता है, सर्किल में भी जाना है आपका, और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, बट ट्रायंगल में नहीं है, यानी कि वो अशिक्षित को डिनोट नहीं करेगा, करेगा किसको, फीमेल को यानी महिला को, शिक्षक को और ग्रामीण को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 10 देखो आपका इसमें नहीं आ रहा, रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, यानी कि वो महिला को डिनोट नहीं करेगा, करेगा किसको, सर्किल में आ रहा है तो ग्रामीण को करेगा, और आपके स्क्वायर में आ रहा है तो शिक्षक को करेगा। नेक्स्ट आता है 13 किसका कॉम्बिनेशन है, देखो सिर्फ स्क्वायर का है और आपके इस रेक्टेंगल का है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, शिक्षक को और महिला को। ठीक है, 7 नंबर बचता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के अंदर है, किसी के कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है। इतना क्लियर है, समझ पाए इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, निम्न में कौन एक अशिक्षित महिला है, यानी वो कह रहे हैं अशिक्षित भी है और महिला है जो ग्रामीण नहीं है, यानी कि ग्रामीण नहीं है तो हमारे इसमें सर्किल में तो नहीं आएगा। अशिक्षित और महिला का कॉम्बिनेशन देखना है, यानी कि हमें देखना है ट्रायंगल में और आयत में, क्योंकि महिला जो है वो आयत में डिनोट है और अशिक्षित जो है वो ट्रायंगल में है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कौन सा वर्ड हमें मिल रहा है, कौन सा नंबर हमें मिल रहा है? आप देखो ये 19 नंबर 11 नंबर आप देख पा रहे हो ना, ये ट्रायंगल में है, ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में है और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में है, तो 11 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक पुरुष, ग्रामीण तथा शिक्षक है? अब देखो महिला को डिनोट कर रहा था ना हमारा आयत, यानी आयत से बाहर जो नंबर है वो क्या होगा, हमारा पुरुष को डिनोट करेगा। ठीक है, और ग्रामीण और शिक्षक लेना है, ग्रामीण के लिए वो सर्कल में आना चाहिए और शिक्षक के लिए वो स्क्वायर में आना चाहिए। अब इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है? अब देखो ये 10 नंबर आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, 10 नंबर जो है वो स्क्वायर में है और सर्किल में है, बट इस रेक्टेंगल में नहीं आता, यानी कि वो क्या है, महिला नहीं है, पुरुष है, तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, निम्न में कौन एक अशिक्षित महिला है जो ग्रामीण है? अब अशिक्षित महिला देखनी है, महिला और अशिक्षित का कॉम्बिनेशन किस में है? महिला तो हमारी रेक्टेंगल में मिलेगी और अशिक्षित किस में मिलेगी, ट्रायंगल में मिलेगी, लेकिन क्या कह रहे हैं, ग्रामीण है, यानी कि सर्किल से बाहर, ग्रामीण सर्किल के अंदर ही आएगी। ठीक है ना? अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे नंबर देखना है जो तीनों के अंदर हो, इसके ट्रायंगल के अंदर भी हो, सर्किल के अंदर भी हो और रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि ये 4 नंबर आपको नजर आ रहा है ना, ये तीनों के अंदर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में कौन एक शिक्षित ग्रामीण महिला है? यानी कि शिक्षित भी है वो, यानी इसमें नहीं आएगी, ट्रायंगल में नहीं आएगी, क्योंकि वो अशिक्षित को डिनोट कर रहा है, तो ट्रायंगल से बाहर देखनी है, रेक्टेंगल में आएगा वो नंबर क्योंकि वो महिला है। और क्या है, निम्न में एक शिक्षित ग्रामीण महिला देखनी है। ठीक है, शिक्षित ग्रामीण महिला यानी ट्रायंगल से बाहर एक ऐसा नंबर देखना है जो हमारा महिला यानी इसमें आता हो, रेक्टेंगल में आता हो और सर्किल में भी आता हो और किसमें आता हो, क्योंकि वो कह रहे हैं शिक्षक भी है, तो हमारा वर्ग में भी आता हो यानी स्क्वायर में आता हो। तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, तीनों के कॉम्बिनेशन में 6 नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन एक शिक्षित महिला है? शिक्षित भी है, महिला भी है, शिक्षक भी है और जो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं है, तो यानी इस बार क्या आएगा हमारा
सर्किल को छोड़ के बाकी तीनों में हमारा आंसर आना चाहिए। देखो शिक्षित के लिए क्या आ जाता है, जो इस ट्रायंगल में ना हो, क्योंकि ये क्या है, अशिक्षित को डिनोट कर रहे हैं, हमें चाहिए शिक्षित महिला, ठीक है। और महिला के लिए आयत में आना चाहिए, यानी रेक्टेंगल में वो नंबर आना चाहिए। और कौन है, शिक्षक है, यानी कि आपके स्क्वायर में वो नंबर आना चाहिए, बट ग्रामीण नहीं है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ऐसा नंबर देखना है हमें, दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी कि ये नंबर देखो, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल में भी आ रहा है और आपके स्क्वायर में भी आ रहा है, तो आपका 30 नंबर यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। देखो इसमें भी आपके सामने क्या है, 3 फिगर्स हैं। एक क्या है, आपका सर्किल है जो ब्लू, ये ग्रीन कलर से है, ब्लू कलर से आपका क्या है, ट्रायंगल है, और रेड कलर से क्या है, आपका स्क्वायर है। उसमें देखो क्या आता है, जो ये नंबर्स दे रखे हैं, 18 नंबर किसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये किसमें आ रहा है, आपके स्क्वायर में आ रहा है, तो सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही 17 है, वो सिर्फ शिक्षित को डिनोट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वो किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ सर्किल के अंदर आ रहा है। और ऐसे ही 36 सिर्फ इंजीनियरों का नंबर है, ठीक है। अब ये 15 की बात करते हैं। 15 जो नंबर है वो आपके किसमें, स्क्वायर में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो यानी कि वो शिक्षित और इंजीनियर दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे 12 जो है, 12 आपका सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है, यानी शिक्षित और इंजीनियर दोनों को डिनोट करना है। 26 सबका कॉम्बिनेशन है, शिक्षित, शिक्षक और इंजीनियर तीनों को डिनोट कर रहा है। तो आओ इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। कितने ऐसे शिक्षक हैं जो इंजीनियर है लेकिन शिक्षक नहीं है? अब शिक्षक को हटा दो, यानी कि वो नंबर हमें देखना है जो सर्किल का और ट्रायंगल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, बट इसमें स्क्वायर में ना आता हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है उसमें, देखो 12 आपको नंबर नजर आ रहा होगा, 12, क्योंकि वो देखो ट्रायंगल में है और सर्किल में है, बट इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। यानी हमें वही देखना था जो शिक्षक नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे चले। कितने ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षित के साथ शिक्षक नहीं है? कितने ऐसे इंजीनियर हैं? अब देखो इंजीनियर क्या है, आपका ये ट्रायंगल शो कर रहा है इंजीनियर, उसमें हमने देखना है शिक्षक के साथ शिक्षित भी है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन हमने बताया था 26 ऐसा नंबर है जो आपका ट्रायंगल में भी है, सर्किल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, यानी कि वो तीनों को डिनोट कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 26, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपने, कितने ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षक कहाँ पे है, स्क्वायर है, ठीक है, जो इंजीनियर है, यानी कि वो ट्रायंगल में भी आएगा लेकिन शिक्षित नहीं है, तो आपका सर्किल में नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है, वो देखो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आता है। ऐसा नंबर आपका 15 है, जो आपके सर्किल के अंदर नहीं आता, स्क्वायर में आता है और ट्रायंगल में आता है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, केवल इंजीनियर की संख्या बतानी है, जो नंबर सिर्फ इंजीनियर को डिनोट करे, यानी कि वो सिर्फ इंजीनियर कहाँ है, ट्रायंगल में, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में हो, किसी और में कॉम्बिनेट ना हो। तो 36 ऐसा नंबर है जो सिर्फ इंजीनियर को डिनोट करता है। तो आपका आंसर 36 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कितने ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षित हैं, ठीक है। शिक्षक लेना है, सिर्फ हमें स्क्वायर लेना है, शिक्षित के लिए हमें सिर्फ क्या लेना है, सर्किल लेना है, जो लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी कि ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ सर्किल का और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन दिखाता हो? अब देखो नंबर ऐसा क्या है, 26, 21 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो सिर्फ आपके सर्किल के अंदर आता है और स्क्वायर के अंदर आता है। तो 21 इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, 21, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेटेड है, इसमें भी आपके सामने 3 शेप्स हैं, एक ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्किल में। इसमें इस बार लेटर की जगह पे आपके क्या है, नंबर्स की जगह पे आपके क्या है, लेटर्स हैं, ठीक है। ABCD से डिवाइड किया गया है। अब इसमें ई देखो, ये सिर्फ डांसर को डिनोट कर रहा है क्योंकि ये किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। जी जो है वो सिंगर को डिनोट कर रहा है क्योंकि वो किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। और ऐसे ही ए जो है स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है क्योंकि वो भी किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब यहाँ पर जो बी है
बी जो है ट्रायंगल का और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, यानी कि वो स्टूडेंट और डांसर दोनों को डिनोट करना है। ऐसे ही सी जो है सर्किल और इसका स्क्वायर का जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि स्टूडेंट और सिंगर को डिनोट कर रहा है। और जो डी है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, देखो वो ट्रायंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। जो डी है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है। और जो एफ है वो सिर्फ ट्रायंगल का और सर्किल का कॉम्बिनेशन, यानी डांसर और सिंगर का कॉम्बिनेशन है। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है, यानी तीनों के कॉम्बिनेशन का वो लेटर हमें बताना है जो तीनों में आता हो। अब देखो वो हमारे स्क्वायर में भी आना चाहिए, हमारे सर्किल में भी आना चाहिए और ट्रायंगल में भी आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही लेटर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, डी नजर आ रहा है, जो तीनों के कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर अपने क्वेश्चन पेपर में नजर आते होंगे। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइंस वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ना। तो ये जो हमारा साइंस वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। साइंस जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका क्या मतलब होता है, साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि चीज़ों के बारे में जानना या चीज़ों की नॉलेज होना, उसी को ही आप क्या कहते हो, साइंस, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, साइंस। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात की जाए कि साइंस को हम मेजर वे पे 3 सब्जेक्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। यहाँ पर हम शुरू करेंगे बायोलॉजी के बारे में। सो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है ना। अगर बात की जाए, देखिए बायो का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग बीइंग। बायो का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव वर्ग। बायो का मतलब हो गया लिविंग बीइंग एंड लोगो का मतलब क्या हो जाता है, स्टडी या फिर अध्ययन। तो यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली में बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि सजीवों का अध्ययन, ठीक है, सजीवों का अध्ययन, वही आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात की जाए कि ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे, तो बायोलॉजी वर्ड का यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे, लेमार्क, ठीक है। यहाँ से नाम याद रखेंगे कि बायोलॉजी वर्ड का यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे, लेमार्क। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि जंतु विज्ञान के जनक, तो ये किनको कहा जाता है, अरे ये कहा जाता है आपका अरस्तु, ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक ये किसको कहा जाता है, अरस्तु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से अगर बात की जाए, आपने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया कि जो साइंस है उसको, साइंस को 3 मेजर टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बायो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका बेसिक मीनिंग कि स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स, है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि बायोलॉजी वर्ड का यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे, तो क्या नाम याद रखोगे, लेमार्क। नेक्स्ट अगर बात की जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। जैसे हमने बोला सजीवों का अध्ययन, तो सजीवों का अध्ययन मतलब कि सजीवों को, जो लिविंग बीइंग्स थे, इनको क्लासिफाई करने वाले लिविंग बीइंग को, यानी कि सजीव जगत को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। जो ये सजीव वर्ग है, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक आपका किया गया एनिमल्स, और यानी कि जंतु विज्ञान, ठीक है, किसमें किया गया, जंतु विज्ञान। नेक्स्ट आपका किया गया प्लांट, मतलब कि पादप विज्ञान,
चलिए, अब इसको क्लासिफाई करने वाले कौन थे? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि जो सजीव वर्ग है उसको दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले कौन थे? तो इन साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे भाई, कार्ल लिनियस। क्या नाम हो जाएगा इनका? कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस, जिन्होंने क्या किया? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या किया? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसको आप क्या कह देते हो? एक और क्वेश्चन आ जाता है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि सजीव वर्ग का, सजीव जगत का वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? कार्ल लिनियस को, एनिमल्स और प्लांट्स में। और स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को एक टर्म से जाना जाता है, दैट इज टेक्सोनोमी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को किस टर्म से जाना जाता है? टेक्सोनोमी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कौन हो जाएंगे? कार्ल लिनियस। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन हो जाएंगे? कार्ल लिनियस। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है कार्ल लिनियस की, जिसका क्या नाम है? सिस्टम नेचुरा। ठीक है, सिस्टम नेचुरे। यहाँ से डायरेक्ट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन जो है वो बन जाए। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट अगर यहाँ से बात की जाए भाई कि लिविंग बींग्स को आपने दो पार्ट में क्लासीफाई तो कर दिया, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। अब अगर बात की जाए कि बायो की जिस ब्रांच के अंदर आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करोगे, यानी कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंदर आप जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करोगे, उसको क्या कहा जाता है? जूलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है बायो किस ब्रांच को? जूलॉजी। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे यहाँ से? फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि आपका जंतु जगत के पिता या जंतु जगत के जनक, वो कौन हो जाएंगे? आपका फिर से अरस्तु। ठीक है, कौन हो जाएंगे भाई? अरस्तु। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, जैसे आपने बात की एनिमल्स की स्टडी, तो आप जूलॉजी के अंडर करोगे। इसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी स्टडी हम बायो के किस ब्रांच के अंदर करेंगे? यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो प्लांट्स की स्टडी हम किस ब्रांच के अंदर करेंगे? बॉटनी। ठीक है, यानी कि आपका पादप विज्ञान। जिस ब्रांच के अंदर आप पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हो उसको क्या कहा जाएगा? बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए वही जैसे आपने किया फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, इसी तरीके से फादर ऑफ बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान के जनक, तो ये कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। इज दैट क्लियर? चलिए, यहाँ तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना है कि साइंस वर्ड आपका लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया से ओरिजिनेट हुआ है। एक तो ये याद रखोगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है साइंटिया से, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? टू नो। नेक्स्ट, साइंस को 3 कैटेगरी में पढ़ा। मेन किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम? बायोलॉजी के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना कि बायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग यानी कि सजीव वर्ग का अध्ययन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो बायोलॉजी वर्ड है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो क्या आ जाएगा? लेमा। ठीक है, फोर्थ नंबर पर याद रखिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक, तो वो किसको कहा जाएगा? अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट हो गए ना यहाँ से। फिफ्थ पॉइंट आपने ये याद रखना है कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले कौन थे आपके? कार्ल लिनियस। कौन थे? कार्ल लिनियस। एंड इसी तरीके से 6th पॉइंट आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का अध्ययन, वर्गीकरण का अध्ययन, इसको क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी। क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कौन हो जाएंगे? कार्ल लिनियस। ये यहाँ से आपका 7th पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ल लिनियस की बुक का नाम याद रख लीजिएगा भाई, सिस्टम नेचुरे। ये आपका 8 पॉइंट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, 2 पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ा, एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल की स्टडी किस बायो के ब्रांच के अंदर करते हो? जूलॉजी, 9th पॉइंट। 10th पॉइंट कर लीजिएगा कि फादर ऑफ आपका जूलॉजी क्या हो जाएगा? अरस्तु। उसके बाद प्लांट के बारे में जहाँ आप स्टडी करते हो, बॉटनी। एंड नेक्स्ट फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्ट। तो आज हम करते हैं शब्द भेद। शब्द भेद में उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पे शब्द 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है तत्सम शब्द, उसके बाद है तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 2 शब्द करेंगे, तत्सम और तद्भव, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। पहले हम इन्हें समझ लें, उसके बाद जो 3 बचते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव 2 शब्दों के योग से बना है तत्सम शब्द। तत् प्लस सम, तत् यानी उसके और सम समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो तत्सम शब्द वो होते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों यानी बिना परिवर्तन के, बिना चेंज के हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें बोला जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट आता है तद्भव। तद्भव भी 2 शब्दों के योग से बना है, तत् प्लस भव। तत् यानी उससे और भव यानी होना या फिर उत्पन्न, उससे उत्पन्न होना। किससे? तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें बोला जाता है तद्भव शब्द। और जो तद्भव शब्द हैं वो किससे निकले हैं? वो तत्सम शब्दों से ही बने हैं। तो तद्भव शब्द होते हैं थोड़ा सा जो चेंज करके प्रयोग किए जाते हैं। तो हम तद्भव शब्दों की, तत्सम शब्द की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें पहचान कैसे होगी कि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। सबसे पहले तो है नियम नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास आता है जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, और एक है री या फिर री की मात्रा। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, री की मात्रा, या फिर र का कोई भी रूप। देखो बच्चों, र जो है इसका रूप प्रयोग किया जाता है, इसकी मात्रा नहीं होती, क्योंकि मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। तो र का कोई भी रूप। क्ष है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, त्र, ज्ञ, श्र, कोई भी शब्द इन व्यंजनों के योग से बनता है, या फिर किसी भी शब्द के बीच में आ जाए, आगे पीछे कहीं भी ये व्यंजन आए, तो वो 100% तत्सम शब्द होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्षीर, क्षीर को क्या बोलते हैं? ये इसका तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप होगा खीर। ऐसे ही त्र, मित्र, मित्र का जो तद्भव रूप होता है उसे बोलते हैं मीत। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे श्र, श्र की अगर हम बात करते हैं, श्रृंगाल, श्रृंगाल किसे बोलते हैं? सियार को। तो श्रृंगाल तो हुआ तत्सम रूप और इसका तद्भव रूप क्या होता है? सियार। री की अगर हम बात करते हैं जैसे कृषक, कृषक देखो इसके क के पैर में री की मात्रा आई है, तो कृषक किसे बोलते हैं? किसान को। कृषक का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? किसान। ऐसे ही पूरा अगर री आता है ऋतु, तो इसका तद्भव रूप हम ऋतु कैसे लिखते हैं? इस तरह से। तो ये तो हुए हमारे संयुक्त व्यंजन और री के बारे में बात। र का कोई भी रूप की बात अगर हम करते हैं बच्चों, जैसे कार्य, ऊपर र आया, तो कार्य का जो तद्भव रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? काज। उसके बाद आता है उष्ट्र, यहाँ पे र जो है नीचे लगा है। एंड नेक्स्ट है उष्ट्र का जो तद्भव रूप है उसे क्या बोलते हैं? ऊंट बोलते हैं। और जैसे पैर में र आता है परस्तर, परस्तर का जो तद्भव रूप है वो क्या होता है? पत्थर।
तो ये हमारे र के रूप थे और ये है संयुक्त व्यंजन और री के बारे में। इनसे अगर कोई भी बना हुआ शब्द आपके पास आता है तो 100% वो तत्सम शब्द होगा। ये था हमारे पास नियम नंबर 1। उसके बाद आता है नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 के अनुसार कोई भी अनुस्वार, अब बच्चों अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है एक बिंदी, ठीक है, जैसे एक बिंदी लगती है किसी भी वर्ण के ऊपर, तो कोई भी अनुस्वार जिससे कोई शब्द बना है तो वो क्या होता है? तत्सम। अनुस्वार से बना हुआ कोई भी शब्द तत्सम होता है। और अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, ठीक है, या फिर अनुनासिक, किसी भी वर्ण के ऊपर या किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है तो वो क्या होता है? तद्भव। वो शब्द तद्भव शब्द होते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे बंध, बंध का जो तद्भव रूप होगा बांध। अब देखो यहाँ पे चंद्र बिंदु आ गई है और यहाँ पे सिर्फ एक बिंदी लगी है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो अनुस्वार वाले शब्द तत्सम होंगे और जिस पे चंद्र बिंदु लगा है वो क्या होंगे? तद्भव। और एग्जाम्पल है जैसे चंद्र, इसका जो तद्भव रूप होगा क्या? चांद। एंड अंधकार, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अंधकार तत्सम है या फिर तद्भव है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही बिंदी लगी है तो ये तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? अंधेरा। ये था हमारा नियम नंबर 2, यानी जहाँ पे अनुस्वार से बने अगर कोई शब्द है वो तत्सम है और चंद्र बिंदु अगर लगी है तो वो क्या होगा? तद्भव होगा। उसके बाद है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 के अनुसार ण से बने शब्द, ण से बने शब्द, अण यानी कि जो ट वर्ग का पंचमाक्षर है, ट वर्ग का पंचमाक्षर, अण से बने शब्द तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और जब तद्भव में जाते हैं तो अण का क्या बन जाता है? न लगने पर ये तद्भव होते हैं। याद रखना बच्चों, कोई भी शब्द जो अण से बना है वो क्या होगा? तत्सम होगा। और अगर जब उसका तद्भव रूप बनता है तो वहाँ पे अण का न बन जाता है तो वो कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द। जैसे उदाहरण के लिए करण, अब देखो ण है और ऊपर र भी लगा है तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? कान, क्योंकि कान को संस्कृत में करण बोलते हैं और तद्भव में इसको क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चूर्ण। चूर्ण को जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? चूरन। न लग गया। ऐसे ही घृणा, इसका जो तद्भव रूप होगा घिन। तो ये तो थे बच्चे अण के एग्जाम्पल के अण से कोई शब्द बनता है तो तत्सम है और जब तद्भव में जाएंगे तो वो क्या बनेगा? न बनेगा। उसके बाद आता है हमारे पास नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 के अनुसार अगर किसी शब्द में य लगा है, किसी भी शब्द में य लगा है तो वो तत्सम होगा। किसी शब्द में अगर य लगा है तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। और जब इसका तद्भव रूप बनता है तो य का ज हो जाता है और जब ज लगता है तो इसका तद्भव हो जाता है। य से बना कोई भी शब्द तत्सम होता है और जब तद्भव बनता है तो य का क्या बन जाता है? ज बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है यम। देखो बच्चों यहाँ पे य है, य का यहाँ पे क्या बनेगा? जम बन जाएगा। ये तत्सम है और जम क्या है? तद्भव है। ऐसे ही यव, यव का क्या बनता है? जो। यव जो है बच्चों वैदिक काल में जौ को यव बोला जाता था, ठीक है। अब देखो वैदिक काल में कौन सी भाषा बोली जाती होगी? यव किसका है? संस्कृत का है। तो उस टाइम में क्या बोली जाती थी? संस्कृत, क्योंकि हमारे जितने भी वेद पुराण उपनिषद जो लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और संस्कृत से ही फिर हिंदी का विकास हुआ है। तो यव को क्या बोला जाता है? जो बोला जाता है। यमुना, यमुना को बोलते हैं जमुना। ये तत्सम रूप है और ये तद्भव रूप है। ये हुआ हमारा नियम नंबर 4। उसके बाद है नियम नंबर 5।
नियम नंबर 5 के अनुसार ड और ढ, ड और ढ के नीचे बिना बिंदी के ये तत्सम होते हैं। ड और ढ के नीचे बिना बिंदी के ये तत्सम होते हैं, और अगर इनके नीचे बिंदी लग जाती है, ठीक है, जब इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो क्या बन जाते हैं? तद्भव। ड और ढ बिना बिंदी के तत्सम होते हैं, अगर इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो क्या बन जाते हैं? ये तद्भव बन जाते हैं। उदाहरण से क्लियर होगा आपको, जैसे घट, घट का जो तद्भव रूप होगा घड़ा, क्योंकि देखो आज हम घड़ा ही बोलते हैं, घट तो कोई नहीं बोलता। एंड उसके बाद है घोटक, घोटक किसे बोलते हैं? घोड़े को, घोड़ा। अब नीचे बिंदी लगी है। ऐसे ही कपाट, कपाट संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम है, और जो हिंदी में इसको बोला जाता है या तद्भव में बोला जाता है किवाड़। ये हुआ हमारा नियम नंबर 5। ड और ढ बिना बिंदी के तत्सम है, अगर बिंदी लगती है तो तद्भव है। उसके बाद है बच्चों नियम नंबर 6। तो नियम नंबर 6 के अनुसार श और स, इसके नीचे हलंत लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा। अगर किसी भी वर्ण के नीचे, किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा है तो उसका मीनिंग होता है आधा। श और स अगर किसी शब्द के आरंभ में आ जाते हैं, आधा श और स किसी भी शब्द के आरंभ में आते हैं, तब ये तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम। दोनों आधे वर्ण किसी भी श और स किसी भी शब्द के अगर स्टार्टिंग में आ जाते हैं, आरंभ में आ जाते हैं, तो जो भी शब्द बना है वो क्या होगा? तत्सम होगा। और उसके बाद जब तद्भव बनता है, या तो श का लोप हो जाता है या फिर स बन जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे स्वसुर। स्वसुर जो है बच्चों ये तत्सम शब्द है, जब इसका तद्भव बनेगा तो ससुर। उसके बाद जैसे श्वास है, श्वास तत्सम रूप है, और जब इसका तद्भव बनेगा तो सांस। ऐसे ही श्यामल ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा सांवला। तो ये हमारा था रूल नंबर 6। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हिंदी का विकास क्रम क्या होता है, कि हिंदी कैसे बनी है, तो हिंदी के विकास क्रम की अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत। संस्कृत थोड़ी टफ लगी तो कौन सी बनी? पाली। उसके बाद पाली अगर टफ लगने लगी तो प्राकृत भाषा, प्राकृत से फिर अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से फिर क्या बनी? हिंदी। ऋग्वैदिक काल में संस्कृत बोली जाती थी, जैसे पाली जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपने जो उपदेश देते थे वो पाली भाषा में देते थे। महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में देते थे, इसलिए जो जैन धर्म है वो ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि जो उनकी भाषा थी वो बहुत ज़्यादा सरल भाषा थी। उसके बाद अपभ्रंश बनी और उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो बच्चों आज मैंने तत्सम और तद्भव से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। तो उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बुक से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तत्सम तद्भव ऐसे शब्द हैं जो क्रैमिंग से नहीं चलते, इनके ऊपर रट्टा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने वर्ड रटोगे और एग्जाम में कौन सा वर्ड आए किसी को कुछ नहीं पता, तो आपने इसके रूल करने हैं। डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। गाइस पहले तो ये एक प्रोवर्ब है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉर्ट आउट कर लेते हो तो आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाता है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है द, ए, एंड नन ऑफ दीज। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट ऑप्शन जाएगी वो जाएगी हमारी ए, बिकॉज हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनीवन। तो एनीवन के केस में हम हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ जाते हैं, जो कि हमारा ए आ जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्लाइट विल लैंड डैश 6 दिस इवनिंग। क्लियर? ऑप्शन दे रखे हैं इन, ऑन, ओवर एंड एट।
क्लियर। यहाँ पे जो हमारे पास टाइम मेंशन है 6 दिस इवनिंग, ये टाइम भी क्या है हमारे पास डेफिनेट टाइम बता रखा है, और डेफिनेट की सेंस में हम हमेशा जो है जो यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन वो करते हैं एट, तो आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी इसमें एट, राइट। थर्ड क्वेश्चन, माई फ्रेंड डैश ड्राइव बट ही हैज़ नॉट कार। क्लियर। ऑप्शंस हैं कैन, मस्ट, ऑट एंड नीड। जो हमारा कैन है, कैन जो यूज़ हो जाता है ज़्यादातर हमारा एबिलिटी की सेंस में यूज़ हो जाता है। मस्ट हमारा जो हो जाता है कंपल्शन की सेंस में, नीड की सेंस में, सुजेशन की सेंस में। क्लियर। एडवाइस की सेंस में हम यूज़ कर लेते हैं। ऑट टू भी हमारा एडवाइस में चला जाता है, लेकिन जब भी हम ऑट टू का यूज़ करते हैं उसके साथ हमें टू लगाना कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है। नीड का मतलब भी एक तरह से ज़रूरत की सेंस में चला जाता है। तो जो हमारे क्वेश्चन की सेंस बनती है दैट इज़ माई फ्रेंड डैश ड्राइव बट ही हैज़ नॉट कार, मीन्स ड्राइव करने की कैपेबिलिटी तो है उसमें लेकिन उसके पास कार नहीं है। तो उसमें जो हमारी क्वेश्चन आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ए, दैट इज़ कैन, मीन्स उसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, बट ही हैज़ नॉट कार, कार नहीं है उसके पास, राइट। नेक्स्ट है डिड यू नॉट डैश अबाउट वर्ल्ड एटलस। क्लियर। ऑप्शन है नो, नोज, नोन एंड न्यू। क्लियर। ये सिंपल सा रूल है, जब भी हमें जो है डिड दिखाई दे एज ए हेल्पिंग वर्ब, मीन्स जब भी हम क्वेश्चन में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड के साथ, तो हमेशा जो हमारी वर्ब आती है वो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए, चला जाएगा, दैट इज नो। नेक्स्ट है इफ़ यू लिसन डैश टू माई इंस्ट्रक्शंस इट सेव्स योर टाइम। ऑप्शंस हैं केयरफुली, केयरफुल, केयर एंड केयरलेसनेस, राइट। मीन्स अगर आप उनकी जो है बात को सुनते हो तो आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो केयरफुली है, केयरफुली हमें बता रहा है, एक मैनर बता रहा है, मीन्स आप उसको कैसे सुन सकते हैं, तो जो चीज़ मैनर बताती है वो हो जाती है एडवर्ब। क्लियर। केयरफुल है, केयरफुल यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर। केयर एज ए वर्ब है एंड केयरलेसनेस, वैसे केयरलेसनेस के तो इसमें सेंस बनते नहीं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो है नाउन। केयरलेसनेस एक नाउन, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। क्लियर। तो इसमें क्या है, इफ़ यू लिसन डैश टू माई इंस्ट्रक्शन, आप उसकी इंस्ट्रक्शन सुनते हो, मीन्स अब वर्ब दे रखी है आपको लिसन, तो हमें यहाँ पे जो डैश में चाहिए ऐसी चीज़ चाहिए जो वर्ब को यहाँ पे क्वालिफाई करे। क्लियर। तो वर्ब को क्वालिफाई करती है दैट इज एडवर्ब, तो हमारी ऑप्शन चली जाएगी केयरफुली। क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ऑडियस। क्लियर। ऑडियस का एंटोनियम बताना है हमने। पहले तो गाइस ऑडियस का मीनिंग होता क्या है, ऑडियस का जो मीनिंग होता है दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। क्लियर। मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा ना लगे, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बुरा लगे। ठीक है। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास फैमिलियर, प्लेजेंट, इनसिग्निफिकेंट एंड ककोफनी। ठीक है। फैमिलियर का मतलब हो जाता है नोन, आप जिसको जानते हो। ठीक है। प्लेजेंट का मतलब हो जाता है लवली, प्यारा, कुछ भी। ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास अनइम्पॉर्टेंट है, मीन्स ज़्यादा कोई रेलिवेंट नहीं है उसका। ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट है। ककोफनी का मतलब हो जाता है नॉइस। क्लियर। तो इसमें जो है एंटोनिम बताना है हमें, इसका उल्टा मीनिंग बताना है, जो कि जाएगा हमारा प्लेजेंट। मीन्स ऑडियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका प्लेजेंट। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन चली जाएगी इसमें बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड। हमें इसमें करेक्ट वर्ड बताना है, मीन्स स्पेलिंग बताना है किसके करेक्ट है। स्पेलिंग है इसमें बेनिफिटेड के। क्लियर। तो बेनिफिटेड जो बना है वो बना है बेनिफिट से, तो बेनिफिट के स्पेलिंग होते हैं BENEFIT, ये बेनिफिट की स्पेलिंग है। तो बेनिफिट से हमने बनाया है बेनिफिटेड, तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाते हैं वो हो जाते हैं BENEFITED। क्लियर। हम डबल टी यूज़ नहीं करते। क्लियर। और ना ही BENIFT, ये स्पेलिंग हमारे तीनों के तीनों रॉन्ग है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारी ए, दैट इज BENEFITED। सिंपल हम बेनिफिट के बाद ED लगा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा किलिंग्स वन ब्रदर। ठीक है। ये एज ए हमने वन वर्ड है, ये एज ए हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है
कि इस सेंटेंस का हमें एक ही मीनिंग, एक ही वर्ड बताना है, किलिंग वन ब्रदर, मतलब कि अपने ही ब्रदर को मारना, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास सुसाइड, फिट्रिसाइड, पेट्रिसाइड एंड मेट्रिसाइड। ठीक है, सुसाइड क्या होता है? वंस ऑन किलिंग, खुद की ही जान ले लेना। फेट्रिसाइड हो जाता है कि ब्रदर या सिस्टर, दोनों आ जाते हैं इसमें, चाहे आप ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, अपने ही ब्रदर या सिस्टर की जान लेना, दैट इज फेट्रिसाइड हो जाता है। पेट्रिसाइड हो जाता है फादर कि आप फादर्स किलिंग, ठीक है, और मेट्रिसाइड यूज हो जाता है मदर के लिए कि मदर की जान लेना। क्लियर? तो हमारी ऑप्शन थी इसमें वंस ब्रदर, तो ब्रदर की सेंस में हमारा चला जाएगा फेट्रिसाइड। क्लियर गाइस, हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, यानी कि इनमें से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, 4 ऑप्शन में से अब हमें ये पता लगाना है कि कौन इसमें से डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। अब देखो, जो डाटा, जो हमारी मेमोरी है वो परमानेंट है अगर, तो परमानेंट स्टोर करेगी डाटा को, अगर वो टेम्परेरी है तो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करेगी। तो इनमें से हमने पहचाननी है कि कौन सी जो मेमोरी है वो टेम्परेरी है और कौन हमारी परमानेंट है। अब देखो, जो रोम की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होती है। और रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों मेमोरी की अलग अलग फुल फॉर्म होती है, वो सिर्फ रीड कर सकती है, और ये क्या होते हैं? रीड और राइट होती है। जो रैम होती है हमारी, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर हमारी पावर चली जाए तो हमारा जो डाटा है वो भी चला जाएगा। अगर पावर जो है हमारी चली जाए बीच में तो हमारा जो डाटा स्टोर है उसके अंदर वो भी सारा ख़राब हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे अपने डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, तो यानी कि रैम क्या है? हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, और रोम, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क हमारी क्या है? परमानेंट मेमोरी है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा रैम, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, इनमें से कौन सा स्टोरेज सबसे छोटा है? अब टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और नन ऑफ दीज। देखो, अगर हम कंप्यूटर में सबसे छोटे स्मॉलेस्ट स्टोरेज की बात करें तो वो हमारी क्या होती है? बाइनरी डिजिट होती है। बाइनरी से ही मिलकर बनी है बिट, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1 की फॉर्म होती है। तो जो बिट होती है वो हमारी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज की। ठीक है, लेकिन इसमें बिट तो कहीं है नहीं, तो हम इन चारों में से ये ऑप्शन देखना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इसमें से। देखो, मैं आपको पूरी सीरीज बता देती हूँ। बिट के बाद आता है हमारा बाइट। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, बाइट के बाद आता है आपका केबी 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट के इक्वल हो जाता है। सिर्फ 8 का रिलेशन बाइट और बिट के बीच में होता है। बाकी जितने भी आगे हमारी स्टोरेज यूनिट आएंगी उनके बीच में रिलेशन 1024 बाइट नहीं होगा, मतलब वहाँ पे आपकी यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन जो नंबर की डिजिट है वो 1024 ही रहेगी। कैसे? केबी के बाद आता है MB। 1 MB 1024 KB के बराबर होगी, और MB के बाद आता है आपका GB। 1 GB 1024 MB के बराबर होगी। GB के बाद आता है TB यानी कि टेराबाइट, वो इक्वल होगी 1024 GB। ऐसे ऐसे ये सीरीज़ काफ़ी लेंथी चली जाती है। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ, हाईएस्ट में आपका आ जाता है जियोप बाइट। अब इसको GB नहीं पढ़ना है, ये जियोप बाइट होती है, और ये इक्वल होती है 1024 ब्रोंटो बाइट की। ब्रोंटो बाइट
बीबी बोल सकते हो उसको, 1024 ब्रोंटोबाइट के इक्वल होती है। तो हाईएस्ट जो हमारी यूनिट हो गई स्टोरेज की वो हो गई हमारी जियोबाइट, और जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है हमारी बिट। अब इसमें ऑप्शन देखना है हमें, ऑप्शन क्या है, टेराबाइट, टीबी, इसको लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में टीबी, और गीगाबाइट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो जीबी, और ये हो जाएगा आपका एमबी। अब देखो सीरीज देखो, एमबी के बाद आ रहे हैं जीबी और टीबी, यानी कि इसमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, एमबी यानी कि मेगाबाइट। क्लियर है आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए मॉडेम इज कनेक्टेड टू, मॉडेम किससे कनेक्ट होता है ये हमें बताना है, कीबोर्ड से, टेलीफोन से, प्रिंटर से या मॉनिटर से, किससे कनेक्ट होता है। देखो मॉडेम की जो फुल फॉर्म हो जाती है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, यानी कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप से वर्क करता है। ये इनपुट डिवाइस के रूप में भी वर्क करता है और आउटपुट डिवाइस के रूप में भी वर्क करता है। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस कैसे कह रहे हैं हम इसको, जब वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो वो इनपुट डिवाइस के रूप में काम कर रहा है, और जब वो एनालॉग से डिजिटल में अपने डाटा को कन्वर्ट कर रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो मॉडेम कनेक्ट किससे हो रहा है, वो कीबोर्ड से नहीं होता, प्रिंटर से नहीं होता, मॉनिटर से नहीं होता, तो कनेक्ट किससे होता है, वो टेलीफोन लाइन से। ठीक है, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है वो। नेक्स्ट आता है हमारा, विच कंपनी गेव जावा लैंग्वेज, किस कंपनी ने जावा लैंग्वेज को विकसित किया है। ठीक है, इसका आंसर आएगा सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम ने इसको क्या बनाया है, लैंग्वेज को, और इस लैंग्वेज के जो को-फाउंडर हैं, को-फाउंडर ऑफ सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के विनोद खोसला फाउंडर हैं, को-फाउंडर हैं हमारे सन माइक्रोसिस्टम के, और सन माइक्रोसिस्टम ने जावा लैंग्वेज को बनाया है। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी, 1 टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं। ठीक, 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, आपके ऑप्शन 4 दिए हैं। देखो मैंने अभी आपको टेबल बताई थी मेमोरी यूनिट से रिलेटेड, इसमें हमने देखा था जो जीबी है वो 1024 एमबी के इक्वल होती है, लेकिन टीबी जो है जीबी से बड़ी है, तो 1 टीबी 1024 जीबी के इक्वल होती है, क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ 8 और 1 का कॉम्बिनेशन बिट और बाइट के बीच में होता है। ठीक है, बाकी सब में जो कॉम्बिनेशन आ जाता है वो 1024 का रहता है, यानी कि जो जीबी है वो टीबी से छोटी है, तो 1 टीबी में क्या होगा, 1024 जीबी होंगे। ये हमारे 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर, इनमें से कौन द्विआधारी नहीं है। अब बाइनरी नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, हमें पता है जो बाइनरी डिजिट होती हैं वो 0 और 1 से मिलकर बनी है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ 0 और 1 से बनने वाली। अब देखो इसमें क्या है, 001 यानी 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 101 ये भी 0-1 का कॉम्बिनेशन है, 202। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 आ रहा है, लेकिन बाइनरी डिजिट में कभी भी 2 नहीं आता, वो 0 और 1 से बनने वाली डिजिट ही कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 2 आ गया, यानी कि वो बाइनरी डिजिट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ए वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, मुख्य पेज होता है किसी वेबसाइट का, उसको किस नाम से जाना जाता है, या उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज, ब्राउज़र पेज, सर्च पेज या बुक मार्क, क्या कहते हैं हम उसको, होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको बोलते हैं हम होम पेज। नेक्स्ट आता है, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर जाने के लिए माउस की किस टेक्नोलॉजी या टेक्निक का यूज़ करते हैं हम। अब देखो ऑप्शन है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक और शिफ्ट क्लिक। हमने माउस की एक वीडियो बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ से आप माउस की सारी जितने भी इसके एक्शंस हैं वो वहाँ से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा बता देती हूँ, जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक स्पेशली माउस का जो राइट क्लिक है वो
प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, प्रॉपर्टीज़ के लिए ही जाना जाता है। यानी प्रॉपर्टीज़ पर जाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर जाने के लिए हम हमेशा माउस का राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक हो जाएगा। इसके एक्शन को और अच्छी तरीके से जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं हमारे चैनल के दक्ष एकेडमी लाडवा के, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, इन ए कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन। एक कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कहाँ पर चलती है? अब देखो, मेमोरी, CPU, मदरबोर्ड और रैम। मेमोरी जो है स्टोरेज के लिए पार्ट है, CPU जो है हमारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की जो फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग वर्ड आ रहा है, आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर चलेगी। बट ऐसा क्यों है? ऐसा देखो इसलिए है क्योंकि जो ये सब पार्ट हैं वो हमारे CPU के ही पार्ट हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही पार्ट हैं। इसमें अंदर क्या चलता है, ALU, फिर आता है CU, MU, रजिस्टर, ये सब क्या है, हमारे CPU के ही तो पार्ट है। ALU का मीन्स है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मीन्स है कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और R रजिस्टर, यानी कि मेमोरी का एक, CPU का ही एक पार्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कहाँ चली, हमारी CPU के अंदर, ठीक है। हमारा ऑप्शन आ गया CPU। नेक्स्ट आता है द कंप्यूटर एब्रीवेशन KB यूजुअली मीन्स। कंप्यूटर में जो KB है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अब KB हमने अभी पढ़ाया था आपको, KB जो है आपका स्टोरेज यूनिट से रिलेटेड है। KB का मीन्स क्या होता है, किलोबाइट, ठीक है। किलोबाइट कह रही हूँ, यहाँ पे बिट नहीं कह रही हूँ, ठीक है। ये की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट, किलो बिट। अब देखो बाइट और बिट में यहाँ डिफरेंस है। बिट इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज यूनिट, बट बाइट क्या है, बाइट बिट से बड़ी है। बिट जो है 0 और 1 से बनी हुई है, सिर्फ एक ही डिजिट को कवर करती है। और बाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स बाइट है। तो किलो बाइट, KB का मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर किलो बाइट हो जाएगा। क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल की परतें। ये टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम है या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम में इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आज की क्लास में हम करते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतों को करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है। जो वायुमंडल की सबसे पहली परत है, सबसे ऊपरी परत है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को बोला जाता है एरोलॉजी या फिर वायु विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है। निचली परत का अध्ययन मेट्रोलॉजी या फिर ऋतु विज्ञान। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी या फिर ऋतु विज्ञान बोला जाता है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन टॉपिक जो हमारा है वायुमंडल की परतें। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि वायुमंडल की कितनी मुख्य परतें होती हैं। तो वायुमंडल की 5 मुख्य परतें होती हैं। इन परतों में से जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी, जिसमें से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, मैक्सिमम टाइम जिनमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को क्षोमंडल बोला जाता है। नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल। थर्ड जो लेयर है हमारे पास आती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर को बोला जाता है मध्य मंडल। एंड नेक्स्ट आता है लोनोस्फेयर। लोनोस्फेयर को बोला जाता है आयन मंडल। और जो हमारी बिल्कुल लास्ट की और बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोस्फेयर या फिर बाहरी मंडल बोला जाता है। तो ये तो थी वायुमंडल की 5 परतें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्षोमंडल से। क्षोमंडल की अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फेयर। इसको हिंदी में क्षोमंडल भी बोला जाता है। क्षोमंडल की जो हाइट है पृथ्वी के सरफेस से 8 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 16 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। तो हाइट आपने याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसकी हाइट के बारे में। 8 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 16 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है। उसके बाद कई बुक्स में आपको दिया होगा कि यहाँ पे 18 किलोमीटर भी दिया है। इसका भी कारण है कि यहाँ पे 18 किलोमीटर हाइट क्यों दी गई, क्योंकि क्षोमंडल वायुमंडल की ऐसी परत है
जिसकी हाइट गर्मी की ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में इसकी हाइट 2 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है इसकी 2 किलोमीटर हाइट किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की किस परत की हाइट गर्मी में बढ़ जाती है, तो किसकी बढ़ती है? क्षोमंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। तो ये तो थी इसकी हाइट के बारे में। नेक्स्ट है क्षोमंडल का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस से लेकर -80 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। -45 डिग्री और -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो टेम्परेचर है वो रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षोमंडल। क्षोमंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, बादल बनाए हैं, तो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोमंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, बारिश, आंधी, तूफान, जो भी होता है किस मंडल में होता है? क्षोमंडल में होती हैं। अगर क्वेश्चन आता है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। नेक्स्ट है क्षोमंडल का घनत्व। घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व सर्वाधिक होता है कहाँ पर? क्षोमंडल। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी किसे बोला जाता है? गाढ़ेपन को बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर होता है, वायुमंडल की किस परत में होता है, तो क्षोमंडल में होता है। क्योंकि यहाँ पे भारी गैसेस, जितनी भी भारी गैसेस होती हैं, भारी गैसें वो कहाँ पे होती हैं? क्षोमंडल में। और जो हल्की गैस होती है वो कहाँ पे होती है? बाहरी मंडल में। तो भारी गैसेस की वजह से जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वो कहाँ पर होता है? क्षोमंडल में होता है। नेक्स्ट है क्षोमंडल का एक दूसरा नाम भी है, इसे क्या बोला जाता है? इसे संवहन मंडल भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है संवहन मंडल वायुमंडल की किस परत का नाम है, तो क्षोमंडल का नाम ही क्या है? संवहन मंडल है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कराया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। और ये भी किससे रिलेटेड है? मौसम से रिलेटेड है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट वायुमंडल की किस परत में होता है, तो ये भी ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो ये तो था बच्चों क्षोमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं समताप मंडल की। वायुमंडल की जो सेकंड परत आती है उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर या फिर इसे समताप मंडल बोला जाता है। अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। और देखो इसका नाम समताप मंडल है। समताप यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक सा रहता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। समताप मंडल का मीनिंग होता है एक जैसा समान टेम्परेचर, इसलिए इसको नाम दिया गया है समताप मंडल। और समताप मंडल में से जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले आता है, जैसे एरोप्लेन यहाँ पे लिखा गया है कि एरोप्लेन या वायुयान के लिए उड़ने के लिए जो आदर्श लेयर होती है वो कौन सी होती है? समताप मंडल। वायुयानों के उड़ने के लिए आइडियल जो लेयर है उसे क्या बोला जाता है? समताप मंडल। समताप मंडल के 10 किलोमीटर तक के एरिया में जो है वायुयान उड़ते हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल में ओजोन लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आए आपके पास कि ओजोन लेयर वायुमंडल की किस लेयर में पाई जाती है या वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो है बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें, ओजोन लेयर की अगर हम बात करें बच्चों, ओजोन लेयर पाई जाती है किसमें? समताप मंडल में। और ओजोन लेयर जो है कितने एरिया में पाई जाती है? समताप मंडल के 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के एरिया में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। और अगर ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस की हम बात करें, ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? ओजोन लेयर जो सन की यूवी रेज होती हैं, सन की यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे बचाती है
कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के कारण क्या होता है, सन रेज डायरेक्टली अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, और अगर सपोज करो कि ओजोन लेयर नहीं है तो सन रेज डायरेक्टली अर्थ तक आएंगी, और डायरेक्ट अर्थ तक आने के कारण जितने भी स्किन के रोग होते हैं, जितनी भी स्किन की बीमारियां होती हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह कौन सी है? अल्ट्रावायलेट रेज बन जाएंगी। क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ तक आई तो जो स्किन कैंसर है उसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है बच्चों, ओजोन लेयर जो है वो दिन प्रतिदिन इसकी जो इस लेयर की मोटाई कम होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ओजोन लेयर जो है वो किसकी वजह से इसकी मोटाई कम होती जा रही है? तो वो गैस है, किस गैस के कारण? कौन सी गैस है? CFC गैस। CFC गैस के कारण ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। और CFC गैस कहाँ से निकलती है? CFC गैस जो निकलती है, जो पेंट के डिब्बे होते हैं, पेंट के डिब्बों को जलाने से, पेंट के डिब्बों को जलाने से और हमारे AC रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है? CFC गैस। CFC गैस के कारण ही ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओजोन लेयर को किस में मापते हैं? किस में मापते हैं ओजोन लेयर को, या फिर ओजोन लेयर को मापने की इकाई क्या है? ओजोन लेयर को डॉप्सन में मापते हैं। किस यूनिट में मापा जाता है ओजोन लेयर को? डॉप्सन में मापा जाता है। तो ये थी बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल या फिर मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में से 1-2 क्वेश्चन बनता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी हाइट कितनी है। 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट मानी गई है मध्य मंडल या फिर मेसोस्फेयर की। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल की किस परत में सबसे कम टेम्परेचर होता है? तो सबसे कम टेम्परेचर किस में होता है? मेसोस्फेयर में होता है। -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है, ये स्टार नहीं है, ये उल्का पिंड है। देखो हर रोज पृथ्वी की तरफ बहुत सारी उल्का पिंड आती रहती हैं, लेकिन वो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। किसके कारण? मेसोस्फेयर के कारण। मेसोस्फेयर के कारण ही जितनी भी उल्का पिंड होती हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे आकर घर्षण की वजह से नष्ट हो जाती हैं। और ये इम्पोर्टेंस है किसकी? मेसोस्फेयर की। जितनी उल्का पिंड है घर्षण के कारण वो कहाँ पर नष्ट हो जाती है? मेसोस्फेयर या फिर मध्य मंडल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोनोस्फेयर की। लोनोस्फेयर यानी जिसे बोला जाता है आयन मंडल। ये भी इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल की जो 3 लेयर्स है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और लोनोस्फेयर या फिर आयन मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो लोनोस्फेयर की अगर हम बात करें, इसकी हाइट 80 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है और 640 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो किसका है? आयन मंडल का है। और आयन मंडल की इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। क्वेश्चन बनता है किस मंडल में, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो किस में होती हैं? लोनोस्फेयर या फिर आयन मंडल में। रेडियो तरंगे क्या होती हैं बच्चों? पृथ्वी की सतह से, सपोज करो पृथ्वी की सतह से तरंगे छोड़ी जाती हैं, रेडियो तरंगे, और वो टकराकर वापस पृथ्वी तक आती हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? तरंगों का परावर्तित होना। यानी रेडियो तरंगे कहाँ पे परिवर्तित होती हैं? लोनोस्फेयर में। जैसे यहाँ पे रेडियो तरंगे नाम दिया गया है। हमारे रेडियो में जैसे अगर हम बात करते हैं, रेडियो में अगर हम दिन की बात करें, दिन में उसमें जो साउंड है वो क्लियर नहीं आती। ठीक है, दिन में साउंड क्लियर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पर लोनोस्फेयर में जब सनरेज पड़ती है तो ये फैल जाती है, ये परत जो है वो फैल जाती है। और जैसे अगर हम रात की बात करें, रात में जो है रेडियो में जो साउंड है वो क्लियर आती है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रात के टाइम ये सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है और हमारे रेडियो में जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो ये कारण है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए रेडियो तरंगे परावर्तित कहाँ होती है, तो कहाँ पर? आयन मंडल में। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर या फिर बाहरी मंडल। वायुमंडल की अगर लास्ट परत या बिल्कुल बाहरी परत अगर पूछा जाता है तो वो कौन सी है? बाहरी मंडल या फिर एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में जो सबसे हल्की गैसेज होती हैं, जो बिल्कुल लाइट वेट गैसेज होती हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं?
एक्सपोस्फेयर या फिर बाहरी मंडल में। उसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह से कितनी हाइट पर जाने से, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी आती है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो पृथ्वी की सतह से अगर हम 165 मीटर की हाइट पर जाएंगे, पृथ्वी के सरफेस से अगर हम 165 मीटर की हाइट पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। कितने डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम होता है। कितने मीटर की हाइट पे जाने से? 165 मीटर की हाइट पर जाने से। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन और कई बार आ चुका है एग्जाम में कि CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस परत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे क्षोभमंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवी गैस है और हैवी गैसेस कहाँ पे पाई जाती हैं? सारी क्षोभमंडल में पाई जाती हैं। तो ये तो था बच्चों आज का टॉपिक वायुमंडल की परतें। मैंने बहुत अच्छे से विद डायग्राम आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। इसके बाद आप बच्चों इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।